बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से मुतल्लिक़ ख़बरें हैं, उन ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ शेयर करने से पहले हम बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर सहाफ़ी हसन अय्यूब के ख़िलाफ़ जो घटिया किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है और ये इल्ज़ाम हसन अय्यूब पे लगाया जा रहा है कि किसी बड़े शख्स की सिफ़ारिश पर उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े चैनल में ना सिर्फ नौकरी हासिल की बल्कि अब एयरवाइड न्यूज़ को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो उन्हें प्रोग्राम दे, उन्हें किसी स्लॉट के अंदर एज ए एंकर, एज ए मेज़बान जो है वो एडजस्ट किया जाए। तो ये इल्ज़ाम किन की तरफ से लगाया गया है, ये घटिया किस्म की कैंपेन हसन अय्यूब के ख़िलाफ़ क्यों चलाई जा रही है, हकीकत क्या है, सदाकत क्या है। और दो ऐसे नाज़रीन गवाह मौजूद हैं जिनके सामने हसन अय्यूब की नौकरी की बात हुई और फिर वो कौन सा सहाफ़ी था जिसने हसन अय्यूब को एयरवाइड न्यूज़ में एडजस्ट करवाया, कैसे एडजस्ट करवाया, उसमें कोई सिफारिश का एलिमेंट था या नहीं था। ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलें इसी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ये नाज़रीन तारिक मतीन साहब हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के कसीदे पढ़ते हैं, इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, बड़ा फैसला कर दिया, इमरान खान ने छक्का लगा दिया, इमरान खान ने बाउंसर कर दिया, इमरान खान ने यॉर्कर मार के मुखालफिन की, सियासी मुखालफिन की विकटें उड़ा दी। लेकिन नतीजा ये है कि खान साहब अपनी हुकूमत से भी गए, खान साहब अपनी वजारत उज़्मा भी खो बैठे, खान साहब वफाक की हुकूमत से भी हाथ खो बैठे और फिर खान साहब ने अपने हाथों से अपनी पंजाब की हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को गिरा दिया। और खान साहब आज जो है गिले शिकवे कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, यानी अपने हाथ से अपना इक़्तिदार खान साहब ने ख़त्म किया, अपने जलाए हुए दिए खान साहब ने बुझा दिए और अब शिकवे जो है इमरान खान साहब दूसरों से कर रहे हैं। तो ये तारिक मतीन साहब और इस तरह के बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इमरान खान को एक सोशल मीडिया इकॉनमी बना रखा है। इमरान खान साहब की तारीफ़ ना करें, इमरान खान के कसीदे ना पढ़ें, इमरान खान के हक़ में प्रोग्राम ना करें तो इन्हें जो है वो डॉलर्स नहीं मिलते, इन्हें डॉलर्स मैसर नहीं आते, इनके ऊपर डॉलर्स की बारिश नहीं होती। अब ये तारिक मतीन साहब क्या लिख रहे हैं, माज़रत चाहता हूँ, बड़ी कदर करता हूँ तारिक मतीन साहब की, लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया हसन अय्यूब के ऊपर, क्योंकि हमारे सामने हसन अय्यूब ने जो है वो क्या मकाम हासिल किया अपने मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि बड़े आदमी की सिफारिश पर पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल में नौकरी हासिल करने वाला एक बहरूपिया सियासी वर्कर अब चैनल से शो लेने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा है। हर नाज़रीन साफ़ी का ज़ाहिर सी बात है कि उसकी एफिलेशन किसी न किसी सियासी जमात के साथ आप ना कहें, लेकिन वो वोट तो किसी न किसी सियासी जमात को डालता ही होगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इजहार ना करे, लेकिन किसी सियासी जमात को उसने वोट डालना है। अगर वो वोट डालना अपना हक समझता है तो ये कह देना कि सियासी वर्कर, तो सियासी वर्कर का जो किरदार तारिक मतीन साहब अदा कर रहे हैं, इनसे बढ़ के सियासी वर्कर बल्कि एक आजिज़ बंदे का, एक नौकर का, एक ग़ुलाम का जो किरदार तारिक मतीन साहब अदा कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। माज़रत के साथ तारिक मतीन से ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करना पड़े हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कहा कि बड़े आदमी के साथ साथ उन्होंने की सिफारिश पर नौकरी हासिल की और एयरवाइड न्यूज़ को शो लेने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ये बंदा जो हसन अय्यूब है, खुदा ताला का इसके ऊपर इतना करम है, इतना करम है कि नौकरी लेने से पहले, साफ़त में आने से पहले अल्लाह ताला की इसके ऊपर अपनी रहमतों की बारिश थी, नेमतों की बारिश थी, ख़जानों की बारिश थी और आज भी वही हाल है। ये बंदा दूसरों को खिला के खुश होता है, किसी से खा के खुश नहीं होता और नौकरी के लिए इसे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। इसके माशाल्लाह वालिद साहब जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र को कुशादा करे और उन्हें आखिरत में आने वाली ज़िंदगी में जो फ़ानी ज़िंदगी है उसमें कामयाब करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनका बड़ा नाम था, उन्होंने बड़े नाम कमाया था, उनके बड़े ताल्लुकात थे, तो हसन अय्यूब को तो किसी सिफारिश कराने की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूसरा जो ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, आपके सामने हसन अय्यूब रोज़ कितने प्रोग्रामों में बैठता है, हफ्ते में कई प्रोग्राम में बैठता है। न्यूज़ चैनल के जो एंकर्स हैं, उनके प्रोड्यूसर हैं, हसन अय्यूब को मदऊ करते हैं एज ए तजियाकार के तौर पर। उससे प्रोग्राम मिला ना मिले उसके बावजूद भी माफ़ी चाहता हूँ, जो एक शख्स को टाइम चाहिए होता जो एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं चैनल्स पे जाऊँ, वहाँ पे प्रोग्राम करूँ या अपने तजिया दूँ, एनालिसिस करूँ, तो वो चीज़ें तो हसन अय्यूब को मिल रही हैं। और ये जो ब्लैकमेलिंग की बात की गई, एयरवाइड न्यूज़ को ब्लैकमेल करके चाहे वो प्रोग्राम हासिल करना चाहता है, तो प्रोग्राम हासिल करने की जो ऑफ़र थी वो चैनल इंतज़ामिया की जानिब से खुद हसन अय्यूब को दी गई। और मेरे ख्याल से हसन अय्यूब से उनके जो चैनल की इंतज़ामिया इंतहाई खुश है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कंपेन क्यों चलाई गई। सबसे बढ़ के नाज़रीन जो घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए,
तारिक मतीन साहब को छोड़ें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजहर मशवानी साहब ये लिखते हैं कि हसन अय्यूब नून लीग कब्ज़ा माफिया अंजम अकील का भतीजा है। तो असद उमर जो है वो मुसम्मिक नवाज़ में उसका भाई है, अपना ज़ुबैर उमर, मोहम्मद ज़ुबैर, तो क्या वो भी करप्ट है? क्या अगर उसका भाई वहाँ पे है और दूसरा भाई आपकी जमात के अंदर है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप बात करें कि हसन अय्यूब नून लीग कब्ज़ा माफिया अंजम अकील खान का भतीजा है? क्या अंजम अकील खान के खिलाफ कोई अल्टीमेटली डिसीजन है जिसमें उसको सज़ा हुई है? कोई फैसला आपको नहीं मिला होगा। अगर कब्ज़ा माफिया है उसको सज़ा भी होती है, लेकिन किस तरीके से सारा कुछ हुआ हसन अय्यूब के चचा के साथ, फूफा के साथ, अंजम अकील खान के साथ, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन आगे चलते हैं, आगे क्या लिखते हैं अजहर मशवानी साहब। 2 नंबर और घटिया रिपोर्टर है जिसकी सारी खबरें नामालूम अफराद की ख्वाहिशात पे मबनी होती है। इसको भी मैं छोड़ दूँ, हालांकि इसमें भी एनालिसिस कर सकता हूँ, और हमेशा हसन अय्यूब की खबरें गलत साबित होती हैं। तहरीक के अदम एतमाद के दौरान हसन अय्यूब ने दावे के साथ कहा था कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आएगी, अदम एतमाद कामयाब भी होगी, इमरान खान के अपने बंदे टूटेंगे। इमरान खान के अपने बंदे टूटे, उनके पार्टी के 20 लोग अलग हुए, खान साहब के इत्तेहादी छोड़ जाएंगे, काफ लीग छोड़ जाएगी, आधी काफ लीग छोड़ गई, MKM छोड़ जाएगी, बैप छोड़ जाएगी। ये तमाम खबरें जो हसन अय्यूब ने दी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और फिर जो खान साहब के हवाले से और भी बहुत सारी खबरें, अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद खान साहब ये करेंगे, फलां करेंगे, वो तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई। लेकिन इसको छोड़ देते हैं, इस पर एनालिसिस नहीं करते। आगे वो लिखते हैं कि पहले बाजवा के तलवे चाट कर रिपोर्टर की नौकरी ली, अब तलवे चाट रहा है कि मुझे एंकर लगवा दो। अब ये जो बाजवा के तलवे चाट के, बाजवा की गुलामी करके, बाजवा के उठा के, माजरत के साथ इस अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये अलीम खान साहब अपने जो उन्होंने मुलाकात की जावेद चौधरी के साथ बता चुके हैं, ओन चौधरी बता चुके हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा का जावेद चौधरी को दिया गया वो मुलाकात, उसमें लिखा गया कॉलम, उसमें तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि खान साहब किस तरीके से मिन्नत तरला करके, उठा के, सजदे टेक के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के घर, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के ऊपर मुलाकातें करके हुकूमत में आए थे। तो जो चलवे चाटने वाले हैं जनरल बाजवा के, उसको ये जनरल बाजवा के जो है वो कह रहे हैं कि उसके तलवे चाट के नौकरी हासिल की। नौकरी जो हासिल की वो 2007-8 से सहाफ़त में है। मैंने उसे 2007-8 से सहाफ़त में देखा, लेकिन एयरवाई न्यूज़ में कैसे आया आपको बता देते हैं। एयरवाई न्यूज़ में ऐसे आया कि 2016 में दुनिया न्यूज़ में ब्यूरो चीफ साहब आए, इब्राहिम राजा साहब, उनके साथ उनके कोई इख्तलाफात बने किसी बेट के ऊपर, तो हसन अय्यूब ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के हसन अय्यूब ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, प्लॉटिंग का, रियल स्टेट का, बहुत सारे उसने पैसे कमाए। पहले भी अल्लाह का उसके शुक्र था, लेकिन फिर एक जगह के ऊपर उसकी मुलाकात हुई। मैं साथियों के नाम बताऊंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो गवाह है कि हसन अय्यूब को नौकरी कैसे मिली। साबिर शाकर के साथ एक इवेंट में, एक तकरीब में मुलाकात हुई, वहाँ पे रऊफ़ कलासरा साहब भी मौजूद है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें हसन अय्यूब बहुत पहले जब वो एयरवाई न्यूज़ में आया था हमारे साथ डिस्कस कर चुका है, हमारे साथ शेयर कर चुका है। तो वहाँ पे हसन अय्यूब को कहा रऊफ़ कलासरा ने कि तुमने सहाफ़त क्यों छोड़ दी? तुम्हारे जैसे लोगों को तो सहाफ़त में होना चाहिए, आप बड़े डेडिकेटेड हैं, सहाफ़त को समझते हैं, आपके पास खबरें भी होते हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, सोर्सेज भी हैं, तो आपको सहाफ़त में आना चाहिए। साबिर शाकर ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा जी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, नोट कमा रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। तो साबिर शाकर ने उस इवेंट के बाद हसन अय्यूब को कॉल किया और अपने ऑफिस में अगले दिन 11 बजे आने का कहा, और हसन अय्यूब गया और वहाँ पे जाके हसन अय्यूब ने साबिर शाकर साहब के साथ मुलाकात की, और साबिर शाकर ने कहा कि आप सहाफ़त में वापस आओ, अपना बेशक काम करना है काम भी करो, लेकिन हम आपको सुप्रीम कोर्ट की बेट देना चाहते हैं, आप अच्छे रिपोर्टर हैं, आपके अच्छे लिंक भी हैं। हालांकि हसन अय्यूब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बेट 2011, 12, 13 में करता रहा हूँ, और फिर 2018 में उन्हें ये नौकरी की कॉल आती है। उन्होंने कहा मैं 5-6 साल से इस बेट से टच नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन साबिर शाकर ने उसकी सलाहियतों को, उसकी सहाफ़ती जो एबिलिटीज़ थी, जो कैपेबिलिटीज़ थी, उस पर एतमाद का इज़हार किया कि तुम कर सकते हो। और फिर हसन अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट की बेट की, और सुप्रीम कोर्ट की बेट के साथ उसने सियासी खबरें भी सियासी खबरें भी एयरवाई न्यूज़ को दी, जो कि अल्टीमेटली तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई। और आज एयरवाई की इंतज़ामिया अपने स्टार रिपोर्टर के साथ, जो कि एक तज्ज़ियाकार भी बन चुका है, एक बड़ा रिपोर्टर, बड़ा सहाफ़ी बन चुका है, उसके साथ खुश है, और इंतज़ामिया की जानिब से हसन अय्यूब को इस नौकरी की ऑफ़र की गई है। तो ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। और जहाँ तक जनरल बाजवा के तलवे चाटने की बात है, तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनकी जब हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, तो उस तकरीब में मैं भी था, मेरे साथ ज़ुल्करनैन इकबाल भी मौजूद थे, सामा न्यूज़ के रिपोर्टर हमारे साथ हसन अय्यूब भी थे, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के अकील अफजल रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद थे।
तो वहाँ पे सदीक जान भी थे। सदीक जान की वहाँ पे मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ, हम सदीक जान के साथ ठहरे थे। अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जानते थे, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एयरवाइड न्यूज़ में कैसे नौकरी मिली, कैसे उसे चैनल की तरफ से ऑफर आई कि आप आएँ हमारे चैनल को ज्वाइन करें। लेकिन ये जो बात कर रहा है अजहर मशवानी, इसके जो लीडर है उसको मुंह का बवासीर तो था, उसको अब बीमारी वाला बवासीर भी हो गया, लेकिन उसने अपने तमाम चाहने वाले कारकुनान को, अपने पार्टी के लोगों को भी उसी किस्म का घटिया किस्म का मुंह का बवासीर लगा दिया है। तो वहाँ पे जनरल बाजवा के साथ जब इंटरेक्शन सदीक जान की हुई, अगर हसन अय्यूब उसे जानता था या जनरल कमर जावेद बाजवा हसन अय्यूब को जानता था तो उसके साथ दुआ सलाम करता, उसके साथ गले मिलता, उसके साथ अलैक सलैक करता, हेलो हाय करता। एक लफ्ज़ जनरल बाजवा ने हसन अय्यूब से नहीं कहा और हसन अय्यूब उसके मुंह की तरफ देख रहा था कि ये सदीक जान के साथ क्या बातें कर रहे हैं। और हम भी वहाँ पे ठहरे यही सुन रहे थे कि जनरल बाजवा तो मौजूद हैं, लेकिन जनरल बाजवा की जो है वो इमरान खान के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही। जनरल बाजवा के सामने शेख रशीद हाथ जोड़ के खड़े थे कि मेरे साथ बात करें। जनरल बाजवा ने शेख रशीद के साथ बात नहीं की। सेकंड एक मुख्तसर सा कलाम फवाद चौधरी के साथ हुआ और सदीक जान से हुआ, और वहाँ से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे वहाँ से उस ऐवान अपना हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद वहाँ से चले गए। अब इमरान खान साहब ने कल पेश होना है इस्लामाबाद की 3 मुख्तलिफ अदालतों में। जो इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा है, ATC अदालत ने कल बुला रखा है। इसके अलावा जो इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने का मुकदमा है, उसमें इमरान खान साहब को बुला रखा है। और ख़ास तौर पे जो इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का मुकदमा है, जिसमें इमरान खान पे कल फ़र्द जुर्म लगाने की तारीख मुकर्रर की गई है, इमरान खान साहब हसन अय्यूब ने खबर दी है कि कल अदालत में पेश नहीं हो रहे। यानी खान साहब के लिए पहले इशू ये था कि वो अलील हैं, उनकी टांग के ऊपर प्लस्तर लगा हुआ है, डॉक्टर चलने फिरने की, ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे रहे। और फिर अदालतों को बताया गया कि 28 फरवरी के बाद इमरान खान जो हैं अदालतों में पेश हो सकते हैं। उनके जो मेडिकल जो रिस्ट्रिक्शन है वो 28 फरवरी तक है, उसके बाद अदालतों में पेश होंगे, ये अदालतों को बताया गया। लेकिन 28 फरवरी ख़त्म हो चुकी, अब 13 मार्च आ रही है। इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी मेडिकल रुकावटों के बाद, मेडिकल इश्यूज़ के बाद खान साहब ने बयानिया बनाया कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता। लेकिन अदालतों ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी की वेप ही है, हर शहरी की जान को ख़तरा है, आपको अदालतों में आना पड़ेगा और अदालतों में जाना पड़ता है। अगर आप अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया का एहतराम ना करें तो आप इसी तरीके से अदालतों को अवॉइड करते हैं। इमरान खान साहब की 2 पेशियाँ हुई हैं, हमारे सामने दर्जनों पेशियाँ नवाज शरीफ की हुई, मरियम नवाज़ की हुई, उफ तक नहीं किया। सिक्योरिटी कंसर्न उन्हें भी था, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न का अपने ज़ुबान के ऊपर उसका ज़रा बराबर तज़किरा तो क्या, जिक्र भी नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कल कहा जा रहा है कि वो अदालत में पेश नहीं होंगे और फ़र्द जुर्म से खान साहब बचना चाहते हैं। फ़र्द जुर्म से क्यों बचना चाहते हैं? खान साहब को पता है कि फ़र्द जुर्म लग गई तो फिर केस जो है हफ्तों में डिसाइड होगा, और हफ्तों में डिसाइड होगा। इस केस के अंदर सब्सटेंस भी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ठोस शवाहिद हैं तोशा खाना में इमरान खान के खिलाफ। खान साहब की आर्टिकल 62 के तहत नाअहली भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है, और 3.5 साल के लिए खान साहब को जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन खान साहब बचना चाहते हैं कि अदालत में जाऊंगा तो फ़र्द जुर्म लगेगी, लेकिन फ़र्द जुर्म अगर लगेगी खान साहब पे नहीं लगेगी तो फिर इश्तिहारी होने की कार्रवाई हो जाएगी। और जब इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू होगी अदालत पे पेश ना होने पे, तो खान साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, खान साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, खान साहब सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। ये भी खान साहब को ग़ालिबन किसी ने नहीं बताया होगा। लेकिन खान साहब जिस तरीके से अदालतों में पेश नहीं हो रहे, अब ये लगता है कि खान साहब को ज़मान पाक से ये अहकामात जारी कर देने चाहिए, बल्कि ये फ़ैसला खान साहब को सुना देना चाहिए, सादर कर देना चाहिए कि जो जज साहबान मुझे तलब कर रहे हैं, मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म लगाना चाहते हैं, मेरा चेहरा, मेरी ज़ियारत मुझे देखना चाहते हैं, मेरे खिलाफ केस चलाना चाहते हैं, वो ज़मान पार्क में आ जाएँ। यानी जज साहबान जिनके खिलाफ, जो इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, अब इमरान खान साहब को मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि उन जज साहबान को कहना चाहिए कि आप मुझे तलब करते हैं, मैं आपको ज़मान पार्क में तलब करूँगा, आके जवाब दें कि मेरे खिलाफ आप केसेस कैसे चला रहे हैं। लगता है कि ये वक्त भी हमें देखना पड़ेगा, जिस तरीके खान साहब अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, अदालतों की इज़्ज़त व तकरीम कर रहे हैं। मैंने कल के वीलॉग में बताया कि खान साहब गुफ्तार के गाजी तो हैं, लेकिन खान साहब किरदार के भगोड़े हैं, खान साहब किरदार के बुज़दिल हैं। और मैंने कहा था कि खान साहब कल अपने ज़मान पार्क के घर से नहीं निकलेंगे। पुलिस और PTI के कारकुनान के दरमियान तसादम तो हो सकता है, लेकिन जो सेक्शन 144 लगाई गई है, खान साहब डटने की बात तो करते हैं कि हम रैली निकालेंगे, खान साहब ने चैलेंज भी दिया है। लेकिन मैंने कहा था कि अब तक के जो खान साहब का कंडक्ट है, गुफ्तार की बात नहीं, जो कंडक्ट है खान साहब का, जो कॉल है वो नहीं, जो खान साहब का फेल है, खान साहब ज़मान पार्क से नहीं निकलेंगे। और फिर यही हुआ
हुकूमत पंजाब ने सेक्शन 144 लगाई और फिर खान साहब ने जिस तरह से वहाँ पे रेंजर की नफरी तैनात हुई पूरे लाहौर में, ख़ास तौर पे ज़मान पार्क के अतराफ़ में, खान साहब ने रैली ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उस रैली को कल तक जो है मुलतवी कर दिया गया कि कल ये रैली निकाली गई और इमरान खान उस रैली की क़यादत करेंगे, यानी मुल्क की मफाद में। वैसे मुल्क की मफाद का खान साहब को पहले ख्याल नहीं आया था। जब PSL का मैच होने जा रहा था, जब वहाँ पे और इवेंट्स होने जा रहे थे, कुछ PTI के दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि PSL दीगर शहरों में होता रहा, कराची में होता रहा, रावलपिंडी में होता रहा, वहाँ पे तो सेक्शन 144 का नफाज नहीं हुआ। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि क्या वहाँ पे कोई जलसा हुआ कराची में या रावलपिंडी में, कोई ऐसा सियासी गैदरिंग हुई जिस पे सेक्शन 144 लगता? और फिर ये कहा गया, इस मेरे सवाल के, उनके सवाल के जवाब पर जो मैंने जवाब दिया, फिर सवाल ये उठाया गया कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सेक्शन 144 लगाई गई है। यानी इतने खुदगर्ज ये लोग हैं, इन्हें एहसास नहीं कि इनकी रैली में अगर कोई ऐसा चोर उचक्का, कोई लफंगा, कोई दहशतगर्द, कोई शर पसंद आ गया और उसमें कोई शर पसंदी कर दी, कोई दहशतगर्दी कर दी, उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के खेल को होगा, पाकिस्तान की मैशत को होगा, पाकिस्तान की सियासत को होगा। पहले हमने भुगता है, अब भी भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो जाता, खान साहब ये रैली निकालते, तो फिर PSL भी के तमाम जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं आज ही छोड़ के चले जाते। लेकिन ये एहसास नहीं, ये कहते हैं हमारा रूट अलग है, हमारा टाइम अलग है। भाई रूट अलग है, टाइम अलग है, लेकिन दहशतगर्दी का वाक़या होगा, इफेक्ट तो PSL पे पड़ेगा ना फौरी तौर पे। पाकिस्तान के ऊपर फर्क तो चले ऐसा ऐसा पड़ेगा, बाकी इंटरनेशनल टीम में आने जाने से इनकार कर देंगे, लेकिन ये एहसास नहीं है। लेकिन एहसास जब हुआ, वो तब हुआ जब वहाँ पे रेंजर लगे, रास्ते बंद कर दिए गए और निकलने का रास्ता भी नहीं था, कारकुना भी नहीं पहुँचे, और फिर कहा गया मुल्क की मफाद में, कौमी मफाद में कल तक मुलतवी कर रहे हैं, तो पहले कर लेते तो आपको ये क्रेडिट मिल जाना था। लेकिन आज के बाद अगर इस तरीके का सेक्शन 144 लगाया गया और इमरान खान साहब को अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त ना दी गई, तो फिर इसे यही समझा जाएगा कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब कहाँ भी नाज़िर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।